Hello viewers, this is Abida Shahid from Faisalabad. I'm clinical psychologist and speech therapist. आज एक नए टॉपिक के साथ मैं यहाँ मौजूद हूँ और जो आज का टॉपिक है हमारा वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर जैसा कि इसके नाम से जाहिर है कि इस तरह की डिसऑर्डर्स जिनका ताल्लुक डेवलपमेंटल पीरियड के साथ होता है। इसको मज़ीद आगे हम देखेंगे। चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे दरख्वास्त होगी, वही जो मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा ताकि न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स क्या हैं और कौन कौन से डिसऑर्डर्स इसमें आते हैं, उनका क्राइटेरिया क्या है, ठीक है, इसको हम अच्छे से जान सकें। और वीडियो को एंड तक देखने के बाद इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, आएँ स्टार्ट करें। हम हमारे आज का जो टॉपिक है उसके कंटेंट पे बात कर लेते हैं। इसमें हमें जो जो चीज़ें आज डिस्कस करनी हैं उसमें डेफिनेशन जो है वो साइकोपैथोलॉजी की है, कंसेप्ट ऑफ 4D है, मेंटल डिसऑर्डर्स की डेफिनेशन हम पढ़ेंगे अकॉर्डिंग टू DSM-5 और न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं उनकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके टाइप्स पढ़ेंगे। उसके बाद हम उनकी टाइप्स में देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ क्या होती हैं, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स क्या होते हैं और अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर ADHD जिसको बोलते हैं। ये हमारी आज की वीडियो का कंटेंट है। साइकोपैथोलॉजी की डेफिनेशन हम देखेंगे। साइकोपैथोलॉजी में हम एबनॉर्मल थॉट्स, बिहेवियर एंड फीलिंग्स को स्टडी करते हैं। इसका लफ्ज़ी मतलब देखें तो साइको मीन्स माइंड एंड पैथोलॉजी मीन्स पैथोजेंस। पैथोजेंस बेसिकली एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होता है जो कोई भी डिजीज़ कॉज करता है। यानी साइकोपैथोलॉजी से मुराद एक साइंटिफिक स्टडी है मेंटल डिसऑर्डर्स की, जिसमें हम इसका थ्योरेटिकल साइंटिफिक इसकी स्टडी करते हैं डिसऑर्डर्स को, उसकी एटोलॉजी को देखते हैं, प्रोग्रेशन देखते हैं, इसकी सिम्टोमोलॉजी देखते हैं, डायग्नोसिस और उसके ट्रीटमेंट को स्टडी किया जाता है। कंसेप्ट ऑफ 4D की बात करें पैथोलॉजी में तो फर्स्ट इज़ डेविएशन। डेविएशन यानी किसी चीज़ से इनकार करना, इनहराफ करना किसी चीज़ से। अब सोसाइटी में रहते हुए एक पर्सन जब सोशल वैल्यूज़ एंड नॉर्म्स से डेविएट करता है तो उसका जो बिहेवियर होता है वो नॉर्मल नहीं होता है। उसके बाद डिस्ट्रेस आ जाता है। डिस्ट्रेस यानी तकलीफ़। एक पर्सन जब किसी तकलीफ़ में होता है तो डेफिनेटली ही और शी इज़ नॉट नॉर्मल। थर्ड डी जो है स्टैंड फॉर डेंजर। देखिए एक पर्सन जब उसका बिहेवियर डेविएंट होगा या वो डिस्ट्रेस फील कर रहा होगा तो मे ही और शी बिकम डेंजरस फॉर हिम और हर सेल्फ और फॉर अदर्स। उसके बाद डिसफंक्शंस है, यानी एक पर्सन जो है वो फंक्शनल ही नहीं है, ठीक है, यानी उसका जो बिहेवियर है, उसका जो इमोशंस है, उसका जो मेंटल स्टेटस है वो फंक्शनल ही नहीं है, डिसफंक्शनल है। तो डेफिनेटली ही और शी इज़ सफरिंग फ्रॉम सम एबनॉर्मलिटी। तो ये 4D का जो कंसेप्ट है अगर इसकी रूह को हम समझ लें तो साइकोपैथोलॉजी को समझना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। हमने 4D का जो कंसेप्ट देखा उसको हम मेंटल डिसऑर्डर्स की जो डेफिनेशन है DSM-5 के अकॉर्डिंगली उसमें इसको देखेंगे कि जो मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं इज़ अ सिंड्रोम्स जो कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिस्टर्बेंस होती है इंडिविजुअल्स कॉग्निशन में, इमोशंस में, रेगुलेशंस और बिहेवियर में, जो कि रिफ्लेक्ट करता है डिसफंक्शनिंग इन साइकोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और डेवलपमेंटल प्रोसेस को, अंडरलाइंग मेंटल फंक्शनिंग में। अच्छा, अब मेंटल डिसऑर्डर्स जो है ये यूजुअली एसोसिएटेड होते हैं सिग्निफिकेंट डिस्ट्रेस और डिसेबिलिटी टू सोशल, ऑक्यूपेशनल और अदर इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़। अब यानी जो हमारा अगर हम इसकी डेफिनेशन को देखें मेंटल डिसऑर्डर्स की तो बेसिकली इट्स अ सिंड्रोम, ठीक है, जो कि हमारी कॉग्निशन, इमोशन, हमारी जो बिहेवियर है उसकी साइकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली या डेवलपमेंटल डिसफंक्शनिंग जो होती है, ठीक है, उसको स्टडी करने को हम मेंटल डिसऑर्डर्स बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब
अगर फ़र्ज़ करें एक पर्सन जो है वो डिस्ट्रेस है या उसमें कोई डिसेबिलिटी है ड्यू टू किसी उसके लव वन की डेथ हो गई है या कोई किसी वो क्राइसिस या ट्रॉमा में है, तो वो उसकी जो वो करंट सिचुएशन है ना, उसको हम मेंटल डिसऑर्डर नहीं कहेंगे, क्योंकि वो तो एक सडन कोई उसके साथ कोई वाक़या हुआ, कोई हादसा हुआ, ठीक है? वो किसी भी हवाले से हो सकता है, कोई पॉलिटिकल, कोई रिलीजियस, सेक्सुअल, व्हाटएवर। तो उसको हम जो है वो मेंटल डिसऑर्डर नहीं कहेंगे। उस वक़्त तक जब तक कि उसका जो वो सिचुएशन है, वो उसकी जो सोसाइटी में जो सोशली उसकी जो उसका बिहेवियर है, उसमें किसी किस्म की कोई डिसफंक्शनिंग जो है उसकी वजह नहीं बन जाती या किसी डेविएंट बिहेवियर की वजह नहीं बन जाती, तब तक हम उसको जो है मेंटल डिसऑर्डर कंसीडर नहीं करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ को स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी जो है इसको DSM-4 में मेंटल रिटार्डेशन के नाम से जाना जाता था। और ऐसी कौन सी वजूहत हैं जिनकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन की जो टर्म थी उसको चेंज करके इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ की तरफ चेंज किया गया। अच्छा, जो मेंटल रिटार्डेशन का जो लफ्ज़ था, इससे जो लोगों के ज़हन में बात आती थी जब लेबल किया जाता था किसी को मेंटल रिटार्डेशन, तो लोगों के लिए उन लोगों के लिए लोगों के ज़हनों में नेगेटिव थॉट्स आते थे। उनके बिहेवियर को, उनके जो डायग्नोसिस थी, उसको लेकर बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट होती थी। तो इस वजह से जो है इस चीज़ को बेहतर तसव्वुर नहीं किया जाता था। बाद में फिर 5 अक्टूबर 2010 को प्रेसिडेंट बराक ओबामा ने एक रोज़ा लॉ को साइन किया था, जिसमें ये मेंशन किया गया था कि जो है आइंदा से मेंटल रिटार्डेशन या मेंटली रिटार्डेड की टर्म की जगह पर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ या इंडिविजुअल विद एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का जो है टर्म इस्तेमाल की जाएगी। और रोज़ा लॉ में इस चीज़ को भी मेंशन किया गया कि आइंदा से इस बात को इंश्योर किया जाएगा कि लोग जो हैं वो मेंटली रिटार्डेड या मेंटल रिटार्डेशन की टर्म इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ या इंडिविजुअल विद एन इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की टर्म इस्तेमाल करेंगे। और इसी चीज़ को इंश्योर करने के लिए जो DSM-5 का 5th एडिशन आया, उसमें जो है मेंटल रिटार्डेशन की टर्म इस्तेमाल नहीं की गई, बल्कि उसको ख़त्म करके तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की टर्म को इस्तेमाल किया गया। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं, ये ऐसी कंडीशंस हैं जो डेवलपमेंटल पीरियड में ज़ाहिर होती हैं। और ये जो डिसऑर्डर है ये बेसिकली ये उस टाइम में इसके सिम्पटम्स आना शुरू हो जाते हैं जबकि एक बच्चा स्कूल जाना भी स्टार्ट भी नहीं करता है। ठीक है, इसमें जो है बच्चे के जो डेवलपमेंटल डेफिसिट्स हैं, यानी उसके जो इम्पेयरमेंट होती है, उसकी पर्सनल, सोशल, एकेडमिक और ऑक्यूपेशनल उसकी जो फंक्शनिंग है, उसमें इम्पेयरमेंट हो जाती है। ठीक है? अच्छा, अब जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स हैं, ये इसमें पर्सन की, बच्चे की जो है उसकी इमिटेशन, उसकी लर्निंग, उसका कंट्रोल जो है, उसकी अपने स्किल्स का, उसकी इंटेलिजेंट, उसकी तमाम चीज़ें जो हैं उसकी डिस्टर्ब होती हैं। यानी उसकी हम अगर उसकी स्पीच की बात करें, हम उसके मोटर स्किल्स की बात करें, हम उसके सोशल स्किल्स की बात करें, हम उसकी लर्निंग की बात करें, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसके डेवलपमेंटल पीरियड जो होता है उसी में ये डिस्टर्ब हो जाती हैं। न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की टाइप्स में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़, कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर और स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर शामिल हैं। बट हम यहाँ पर जिन डिसऑर्डर्स को डिस्कस करेंगे उसमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर है और अटेंशन डेफिसिट एंड हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर है। इसके अलावा हम ग्लोबल डिसफंक्शनिंग जो है उसको भी डिस्कस करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं तो उसमें एक बच्चे की जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है उसकी अडेप्टिव फंक्शनिंग है, ये दोनों डिस्टर्ब हो जाती हैं। यानी अगर आपने किसी बच्चे को डायग्नोज करना है उसकी इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग्स लाइक उसकी लर्निंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और उसका जजमेंट जो है उसको हम चेक करेंगे थ्रू डिफरेंट टेस्ट और स्टैंडर्डाइज्ड मेजर के थ्रू।
ठीक है। और उसके बाद उसके जो अडेप्टिव फंक्शंस हैं, लाइक उसकी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं, उसमें उसकी कम्युनिकेशन और इंडिपेंडेंट लिविंग आ जाती है। इन तम अगर ये 2 क्राइटेरिया मीट कर रहे हों, तो हम उस बच्चे को जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को जो है वो डायग्नोज़ करेंगे। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की जो है वो डिफरेंट लेवल आ जाते हैं, लाइक माइल्ड इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जो ये ग्रुप होता है ये टीचेबल होता है, यानी इन बच्चों को पढ़ाया जा सकता है। और इनकी लाइफ के बिल्कुल स्टार्ट में तो बिल्कुल अंदाज़ा भी नहीं हो सकता कि ये बच्चे किसी मेंटल डिसऑर्डर के साथ हैं या किसी डिसेबिलिटी के साथ हैं। केवल मिडल से मैट्रिक तक इनको जो है वो तालीम दी जा सकती है। सेकंड जो है वो मॉडरेट इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं। ये ग्रुप जो है ये ट्रेनेबल है, टीचेबल नहीं है ये ग्रुप, ठीक है। जो लाइफ के बेसिक स्किल्स होते हैं, जो कि सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हैं, वो इन्हें सिखाए जा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सीवियर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ है। अच्छा, जो ये ग्रुप है ये ना तो टीचेबल है और ना ट्रेनेबल है। बट ये है कि इस ग्रुप को मैनेज किया जा सकता है कि ये अपनी लाइफ को इंडिपेंडेंट जो है ना सर्वाइव कर सकें। और लास्ट इसकी जो है कंडीशन वो प्रोफाउंड है। ये ग्रुप जो होता है ये टोटली डिपेंडेंट होता है अपने केयर गिवर्स के ऊपर, या जो भी इसकी लुक आफ्टर कर रहे होते हैं, ये 100% उनके ऊपर डिपेंडेंट होता है। नेक्स्ट हमारा जो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है वो ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले है। अच्छा, अब इसका जो क्राइटेरिया है, हमने जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का क्राइटेरिया पढ़ा, पूरा वही क्राइटेरिया मीट करेगा। लाइक उसकी जो इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग है, उसकी अडेप्टिव फंक्शनिंग है, वो सारा वही क्राइटेरिया होगा जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ का है। बस फ़र्क क्या है कि यहाँ पर जो क्लाइंट है उसकी एज 5 साल या 5 साल से कम होगी, तो हम उसको ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले डायग्नोज़ करेंगे। अब उसकी वजह क्या है कि जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ हैं, इसमें हम जो क्लाइंट है उसके डिफरेंट टेस्ट और टेक्निक्स इस्तेमाल करके डायग्नोज़ करते हैं कि इसका क्या इशू है, क्या डिसऑर्डर है। जबकि ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले में बच्चा चूँकि 5 साल या 5 साल से छोटा होता है, इसलिए उस पर कोई भी टेस्ट जो है वो परफ़ॉर्म नहीं किया जा सकता, कोई भी असेसमेंट उस पर परफ़ॉर्म नहीं की जा सकती। तो बस इस बात को हमें ज़हन में रखना है कि बच्चे की एज जो है वो 5 साल है या 5 साल से कम है, बट क्राइटेरिया जो है वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाला ही मीट कर रहा है, तो उसको हम ग्लोबल डेवलपमेंटल डिले का डायग्नोज़ करेंगे। आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हमने इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ पर बात की, और नेक्स्ट जो मेरी वीडियो है वो न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की सेकंड टाइप जो है ऑटिज़म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पर होगी इंशाल्लाह। और सेकंड वीडियो जो है इसकी वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि नई वीडियो को आप सबसे पहले देख सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमेशा खुश रहें और खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।